हाँ जी, नमस्कार मित्रों। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान कला एवं संस्कृति में, जिसमें हमने आपसे एक वादा किया था कि हम एक साथ आपको सभी की सभी राजस्थान में भाषा साहित्य विद्या से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं वो लेकर आएंगे। और जितने भी संग्रहालय हैं जो कि भारतीय जो कि राजस्थान साहित्य का मतलब संग्रहण का एक खजाना है एक प्रकार से, वो अपने एक साथ लेके आएंगे। तो वो क्लास आपके लिए आज हमने प्रिपेयर की है, ताकि आपको ये बिल्कुल मैटर एक साथ आपको कहीं पर भी अलग अलग जगह पे सर्च ना करना पड़े। एक साथ सारा कंटेंट आपको ये हम प्रोवाइड कर पाए। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप अपने सहयोगी मित्रों को इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हर एक कंपटीशन के अंदर इसका क्या है, प्रयोग जो है उपयोगी रहने वाला है। आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली ये क्लास है। किसी न किसी एग्ज़ाम में एक प्रश्न इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली क्लासेज है। इस क्लास के अंदर आपने बहुत ही तन्मय होकर इसके अंदर पढ़ना है। आपको इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखना है मित्रों। तो शुरू करते हैं अपने राजस्थान में भाषा साहित्य विद्या से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं या संगीत से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं वो हम एक साथ लेकर आए, उनको अपने शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, तो चर्चा करते हैं अपने। देखो, आकाशवाणी देखते हैं मित्रों क्या होता है। आकाशवाणी और एक है रेडियो प्रसारण। देखो, आकाशवाणी और रेडियो प्रसारण थोड़ा सा अंतर समझना है। रेडियो प्रसारण क्या है? रेडियो प्रसारण भारत में एक तकनीक है। ठीक है, रेडियो प्रसारण क्या है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। रेडियो प्रसारण क्या है, ध्यान देना है। रेडियो प्रसारण रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन से शब्द बना है रेडियो। रेडिएशन से शब्द क्या बना है? रेडियो। प्रसारण मतलब आगे भेजना, यानी ध्वनि को यानी ध्वनि तरंगों को आगे की ओर भेजने की तकनीक है, प्रसारित करने की तकनीक है। यह क्या है अभी? रेडियो प्रसारण ध्वनि तरंगों को ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक है। ठीक है मित्रों, ये एक व्यापक शब्द है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर रेडियो प्रसारण का मतलब है ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने की तकनीक। वो क्या होती है? रेडियो प्रसारण होता है। और जबकि आकाशवाणी क्या होता है? आकाशवाणी एक भारतीय उपक्रम है। ये क्या है भी? भारतीय उपक्रम, यानी ये एक संगठन है। ये क्या एक संगठन है? ऑल ऑल इंडिया रेडियो सर्विस। ऑल इंडिया रेडियो सर्विस, यानी ऐसे लिख सकते हैं अखिल भारतीय। अखिल भारतीय रेडियो सेवा है ये। ठीक है, यानी ये क्या है? संगठन है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत चलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? रेडियो प्रसारण तकनीक का प्रयोग करके विभिन्न कार्यक्रमों को क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है रेडियो पर। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। रेडियो प्रसारण एक तकनीक है जिसके अंदर ध्वनि तरंगों को प्रसारित किया जाता है, ठीक है, विभिन्न भागों में। लेकिन आकाशवाणी क्या है? ये भारत के अंदर भारत सरकार के अधीन एक संगठन है जो कि रेडियो प्रसारण तकनीक का प्रयोग करके क्या करता है मित्रों? इनको कार्यक्रमों को क्या करता है? प्रेषित करता है। ये अंतर है आकाशवाणी और रेडियो प्रसारण में मित्रों, इतना ध्यान में रखना है। अब भारत में रेडियो प्रसारण 23 जुलाई 1927 को शुरू हुआ। भारत में रेडियो प्रसारण यानी रेडियो प्रसारण की तकनीक कब आई भारत में? 23 जुलाई 1927 को आई। कब आई? 23 जुलाई 1927 को। यह चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसकी ब्रांडिंग किसने की थी? तो इंडिया
इंडिया इंडिया ब्रॉडकास्टिंग ने, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इसकी क्या की थी भी, प्रसारण किया था। ये चीज ध्यान में रखना है। रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किसने किया था? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने किया था। ये 23 जुलाई 1927 भारत में रेडियो प्रसारण तकनीक प्रारंभ हुई। इसके माध्यम से आकाशवाणी का प्रारंभ कब हुआ? 8 जून 1936। 8 जून 1936। ये पूरे भारत के अंदर बात हुई है, ठीक है, ये भारत के अंदर शुरू हुआ है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण, राजस्थान में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण हुआ 1940 के अंदर। कब हुआ भी? रेडियो प्रसारण 1940 में। और कहां पर? जोधपुर में हुआ है। ये जोधपुर में 1940 में सर्वप्रथम रेडियो प्रसारण हुआ है। ये मित्रों ध्यान में रखना है, रेडियो प्रसारण हुआ है। अब प्रथम इसके निदेशक थे अली अकबर खां। अली अकबर खां ये सरोद वादक थे, प्रसिद्ध सरोद वादक, ठीक है। सरोद इनका प्रमुख वाद्य यंत्र था, ये ध्यान में रखना है। अली अकबर खां, ठीक है। ये बाद में केंद्र बंद हो गया है, बाद में ये केंद्र क्या हुआ? बंद हो गया। फिर राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र जयपुर, ये याद रखना है, जयपुर। कैसे याद रखना है? जयपुर, जयपुर अपनी फिल्म सिटी है राजस्थान की। 9 अप्रैल 1955 में आकाशवाणी केंद्र जयपुर का प्रथम शुरू हुआ। इसका उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बालकृष्ण विष्णु केसकर ने। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बालकृष्ण विष्णु केसकर। ये देखो किस प्रकार के मंत्री हो सकते हैं, तो सिंपल सूचना एवं प्रसारण, कैसे? सूचना एवं प्रसारण मंत्री होंगे, ठीक है। सूचना एवं प्रसारण से संबंधित ही इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री ही इसका उद्घाटन करेंगे। याद रखना है, बालकृष्ण विष्णु केसकर, ये चीज ध्यान में रखना है। BKV केसकर नाम भी जाना जाता है इनको, ठीक है, ये याद रखना है। तो याद रहेगा कि रेडियो प्रसारण पूरे भारत में जो शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ, वो 23 जुलाई 1927 को, लेकिन आकाशवाणी केंद्र है जो वो 1936 में शुरू हो गई। राजस्थान में रेडियो प्रसारण जोधपुर में 1940 को। इसके प्रथम निदेशक थे वो अली अकबर खां थे। वो बाद में ये जो है प्रसारण केंद्र बंद हो गया। फिर राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र ये जयपुर के अंदर 9 अप्रैल 1955 के अंदर है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन जो किया था डॉक्टर बालकृष्ण विष्णु केसकर ने, सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो अब राजस्थान के अंदर कम से कम 16-17 केंद्र हैं, ठीक है, 16-17 केंद्र हैं, 17। तो ये कुछ केंद्र है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे जयपुर है, इनको याद कैसे करने हैं? 1 मिनट में याद हो जाएगा आपको, 1 मिनट में याद हो जाएगा। एक चीज याद रखनी है, ये जो जनता तक आकाशवाणी के कार्यक्रम पहुंचते हैं ना, 98.5% जनता तक आकाशवाणी के क्या है? कार्यक्रम पहुंचते हैं। देखो इसको कैसे याद करते हैं, सारे के सारे याद कर लेते हैं अभी। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ये ऐसा अपना लगभग कुछ राजस्थान है। तो राजस्थान में देखो दोनों की तरफ रेंज कम रहने के कारण आकाशवाणी केंद्र ज्यादा होंगे, है ना। मरुस्थलीय क्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र ज्यादा होंगे। तो अपने इधर से शुरू करते हैं। ऐसे इसको पुराने मैप के हिसाब से समझोगे तब समझ में आएगा, नए वाले के नहीं। देखो सूरतगढ़ में है एक, सूरतगढ़ आकाशवाणी के अंदर सुना होगा सबने, सूरतगढ़ एक। फिर बीकानेर के अंदर, बीकानेर, ठीक है। ये दोनों वाले जितने भी अपने मरुस्थलीय जिले हैं वो सारों में ही हैं, सब में। एक जैसलमेर के अंदर, एक जैसलमेर में। मरुस्थलीय जिले जितने भी हैं उनमें सब में रेंज की प्रॉब्लम रह सकती है, इसलिए ज़्यादा केंद्र इधर ज़्यादा स्थापित किए हैं, ठीक है। फिर एक जोधपुर के अंदर है, एक जोधपुर के अंदर है। फिर एक इधर बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। बाड़मेर में, सिरोही में, माउंट आबू के अंदर है, माउंट आबू में। वागड़ क्षेत्र में एक क्षेत्र वो दे दिया बांसवाड़ा में, वागड़ क्षेत्र में किसको दे दिया? बांसवाड़ा में। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और फिर देखो इधर चित्तौड़गढ़ के अंदर एक दे दिया, एक चित्तौड़गढ़ को दे दिया। अच्छा, हाड़ौती क्षेत्र में एक कोटा को दिया और एक झालावाड़ को केंद्र दे दिया, एक कोटा को दिया और एक झालावाड़ को दे दिया। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक उदयपुर को भी केंद्र दिया है,
एक उदयपुर को। एक इधर देखो पूर्वी जो स्टेट है अपने, पूर्वी जो जिले हैं उनमें एक को दे दिया सवाई माधोपुर को, सवाई माधोपुर को, सवाई माधोपुर को, सवाई माधोपुर को, ठीक है, सवाई माधोपुर को दे दिया। फिर एक अलवर को दे दिया, एक अलवर को दिया है। अच्छा, अब पहाड़ी क्षेत्र जो जितने भी हैं इनमें भी रेंज की प्रॉब्लम है, इनमें भी इन जिलों को भी दिया, एक एक जयपुर को दे दिया, एक अजमेर को दे दिया, एक अलवर हो गया। तो इस प्रकार से ये कुल मिला के सारे के सारे इस प्रकार से अपने को याद रखना, एक नागौर के अंदर है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे केंद्र अपने को याद हो जाएंगे। कैसे याद करो इनको, इस प्रकार से याद करो, इस प्रकार से तो याद हो जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा और इधर कम, पूर्वी में कम। देखो सवाई माधोपुर में है, फिर कोटा और झालावाड़ के अंदर है, फिर एक बांसवाड़ा और उदयपुर में है, फिर एक चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और इधर माउंट आबू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सूरतगढ़, एक चूरू में है, एक कहाँ है भी, चूरू में है। चूरू भी एक मरुस्थली है, ठीक है। तो चूरू, चूरू और सूरतगढ़ यानी गंगानगर और चूरू के बीच में हनुमानगढ़ आ गया, तो इधर इतनी खास रेंज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो इसमें मतलब बैलेंस हो जाएगा। तो इतने क्षेत्र के अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारे आकाशवाणी केंद्र हैं, लगभग 17, कितने, 17। तो ये हमने सारे के सारे याद कर लिए। ये आप ऐसे मैप से याद करोगे तो ये 17 के 17 केंद्र याद हो जाएंगे। हो सकता है किसी प्रश्न में ऐसे आ जाए कि राजस्थान के किस स्थान पर अपने वो केंद्र नहीं है, आकाशवाणी केंद्र, तो इनमें से कोई एक जिला ना दे, धौलपुर दे दे तो उनमें नहीं है। तो इस प्रकार से आ सकता है प्रश्न, इस चीज का ध्यान में रखना है आपको। एक देखो दूरदर्शन, डीडी नेशनल यानी टीवी का जो चैनल है, दूरदर्शन, दूर का मतलब दूर बैठे दर्शन करने फोटो के, है ना, टीवी, ये डीडी नेशनल है। ये दिल्ली के अंदर 15 सितंबर 1959 में शुरू होता है, 15 सितंबर 1959 के अंदर शुरू होता है। राजस्थान में पहला दूरदर्शन केंद्र जी जयपुर है, पहला क्या है, जयपुर, 1977 में। कब हुआ भी, 1977 में, ये याद रखना है। 1977 में, ये याद रखना है। अच्छा, केंद्र से स्थानीय कार्यक्रमों का प्रारंभ जो हुआ है 10 साल बाद हुआ, 30 जुलाई 1987 में, ये याद रखना। देखो राजस्थान में वर्तमान में 52 दूरदर्शन केंद्र हैं, कितने हैं अभी, 52, 52, ये याद रखना है। राजस्थान में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, 52, ये चीज ध्यान में रखनी है। और राजस्थान में जयपुर केंद्र से समाचार कब शुरू हुए, 11 फरवरी 1990 में, ये चीज ध्यान में रखनी है। 11 फरवरी 1990 में, यानी 90 से पहले राजस्थान में समाचार नहीं आते थे जयपुर चैनल से, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो डीडी राजस्थान यानी जयपुर का डीडी राजस्थान जो केंद्र था, उससे कोई समाचार नहीं आता था उससे पहले, 90 से पहले। तो ये 90 में शुरू हुआ है समाचार। क्या याद करना है कि 15 सितंबर 1959 में दिल्ली में क्या हुआ, डीडी नेशनल प्रारंभ हुआ। फिर राजस्थान में अगर पूछे तो 1 मार्च 1977 में जयपुर से, ठीक है। और केंद्र से स्थानीय कार्यक्रमों का प्रारंभ 10 साल बाद हुआ है, 1987 में हुआ। और राजस्थान में कुल केंद्र पूछे दूरदर्शन के तो 52 हैं, कितने अभी, 52। जयपुर केंद्र से जो समाचार शुरू हुए हैं वो 1990 से शुरू हुए हैं, याद रखना है। 11 फरवरी 1990 से जयपुर केंद्र से समाचार शुरू हुए हैं। बहुत ही काम की चीज कि एक तो DD1, बाकी सब में क्या चलते हैं, DD1 चैनल चलता है, ठीक है। और जयपुर और कोटा से DD2 भी चलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जयपुर और कोटा से DD2 भी, यानी DD1 तो चलता है, बाकी सब में जयपुर और कोटा में DD2 भी चलता है, ये चीज ध्यान में। DD2 के कार्यक्रम भी क्या होते हैं, प्रसारित होते हैं। दूसरा, अगर राजस्थान में पूछे भी राजस्थान में फिल्में कहाँ बनती है, तो राजस्थान में फिल्में बनती है एक जयपुर के अंदर और एक उदयपुर के अंदर। फिल्में और नाटक, फिल्में और जो नाटक बनते हैं जयपुर और उदयपुर के अंदर बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। जो इसके अंदर कहा गया है क्या, कि कार्यक्रम उत्पादन स्टूडियो स्थापित किए गए हैं, यानी कार्यक्रम उत्पादन स्टूडियो, उत्पादन मतलब फिल्में बनना, फिल्म मेकर्स यहाँ है और फिल्म और नाटक बनते हैं, इसका मतलब ये है। फिल्म यानी चलचित्र, फिल्म, चलचित्र या नाटक, वह
नाटक बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, उत्पादन होता है यहाँ पर, कहने का मतलब उत्पादन उसे कहेंगे जिससे आय का स्रोत होता है, ठीक है। तो फिल्म और नाटक से आय का स्रोत बनता है, इसलिए उत्पादन स्टूडियो यहाँ पर लगे जयपुर और उदयपुर में। याद रखना है DD2 जयपुर और कोटा से, और जयपुर और उदयपुर से फिल्में और नाटक बनती हैं, ये चीज में ध्यान में रखनी है। राजस्थान के कला एवं संस्कृति विभाग है राजस्थान सरकार का, इसके अंडर में कितने विभाग हैं? लगभग 9, ये चीज ध्यान में रखनी। राजस्थान की कला एवं संस्कृति विभाग, ठीक है। देखो इसका काम क्या है, इसका काम क्या है? देखो राजस्थान में जो कला एवं संस्कृति विभाग है ना, इसका काम ये है, एक तो जैसे भारत के अंदर जब स्वतंत्रता दिवस पर जब भी कोई झांकी राजस्थान की ओर से जानी होती है ना, राजस्थान की ओर से कोई भी झांकी जाएगी, वो तो तैयार कौन करके भेजेगा? कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान का। ये चीज ध्यान में रखना है। जब भी राजस्थान का भारत में कहीं प्रतिनिधित्व होगा, तो उसमें झांकी जो तैयार होकर जाएगी कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से जाएगी, ठीक है। तो यानी राष्ट्रीय समारोह में दिल्ली में राज्य की ओर से झांकियां जाएंगी, तो किस विभाग की तरफ से? इसी विभाग की तरफ से। दूसरा, जो भी NGO है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और जो कलाकार है, साहित्यकार है, उनको पुरस्कार करना, उनको प्रोत्साहन देने का और उनको अनुदान देने का कार्य कौन करती है? कला एवं संस्कृति विभाग है। और इस विभाग का क्या कार्य हो सकता है? ये कॉमन सेंस है भी, कला और राजस्थान की कला का, लोक संस्कृति का बढ़ावा देने के लिए, उसको वृद्धि करने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसको लुप्त होने से बचाने के लिए सारे के सारे कार्य कला एवं संस्कृति से संबंधित क्या करेगा? विभाग करेगा। एक चीज जो काम की चीज ये थी कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाली जो झांकियां हैं, वो झांकियां कौन तैयार करेगा? ये झांकी जो है वो ये डिपार्टमेंट करके भेजता है अपना, ये याद रखना है। कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, इतना ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत 9 संस्थाएं चलती हैं। कितनी संस्थाएं चलती हैं मित्रों? 9 संस्थाएं। कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत 9 संस्थाएं चलती है। तो पहली संस्था है पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर 1950 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1950 में इसकी स्थापना हुई। जितने भी संग्रहालय हैं वो इसके अंतर्गत चलते हैं। राजस्थान के जितने भी संग्रहालय हैं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अंतर्गत चलते हैं, ये चीज ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, ये 1955 में शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 1955 के अंदर। ये चीज ध्यान में रखनी है। ये इसके अंतर्गत राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये लगभग 1957 के अंदर शुरू हुआ है। ये याद रखना है, ठीक है। ये जोधपुर में है। अच्छा, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, ये 1978 के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। 1978 के अंदर अरबी फारसी शोध संस्थान। इसका जो वर्तमान नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। क्या है अभी? मौलाना अबुल कलाम आजाद है, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के अंदर। ये चीज ध्यान में रखनी है। राजस्थान राज्य संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, राजस्थान राज्य संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ये भी इसके अंतर्गत है। 9 की 9 संस्थाएं। अपने इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे अलग से, तो ये एक बार इनके बारे में पता रखना है। अभी ये इसके अंडर में है। राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। रविंद्र मंच, रविंद्र मंच सोसाइटी जयपुर, ये पूछा जाता है। रविंद्र मंच, रुबिंद्र नहीं है, रविंद्र, रविंद्र मंच सोसाइटी, ये जयपुर। जयपुर कथक केंद्र, ये जयपुर में। और जवाहर कला केंद्र, ये जयपुर में। ये 9 संस्थाएं जो है कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत चलती हैं मित्रों। ये 9 संस्थाएं कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत चलती हैं। अब अपने बात करते हैं एक संस्था के बारे में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। देखो इसका उद्देश्य क्या होगा, पकड़ना इसको क्या है यहाँ पे। देखो संगीत
और नाटक, संगीत और नाटक, यहीं से इसका उद्देश्य निकल के आएगा। इसका उद्देश्य याद करने की जरूरत नहीं है, बस कॉमन सेंस लगाना है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का क्या हो सकता है उद्देश्य है, तो उद्देश्य यही है कि राजस्थान के संगीत है तो उसमें क्या होगा, संगीत से संबंधित क्या था, संगीत का मतलब होता है उसमें नृत्य है, उसमें वाद्य यंत्र हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वाद्य यंत्र हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है, राजस्थान के नृत्य, नाटक और संगीत, क्या संगीत, इसका क्या करना, परिपोषण करना, उन्नयन के साथ भारतीय संस्कृति एकता को क्या करना भी, सुदृढ़ करना, ये याद रखना है। भारत और राजस्थान दोनों की संस्कृति को क्या करना है भाई, नृत्य है चाहे नाटक है चाहे संगीत है, इनका क्या करना है, परिपोषण करना है और उन्नयन की ओर बढ़ाना है, इसको संस्कृति की ओर एकता को सुदृढ़ करना है। भारत की जितने भी स्टेट हैं उनकी सबकी अलग अलग संस्कृति है, ठीक है, तो राजस्थान की संस्कृति का उनके साथ क्या बिठाना, सामंजस्य बिठाना और उनके साथ तालमेल बिठाते हुए उन्नयन की ओर बढ़ना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का। ये 6 सितंबर 1957 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुई। जोधपुर में इसका क्या है, मुख्यालय कोमल कोठारी के प्रयासों से। अपने ये कह सकते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो संस्थापक है वो कौन है, संस्थापक कोमल कोठारी हैं। कोमल कोठारी के बारे में अपने बहुत चर्चा कर चुके हैं, कोमल कोठारी, ठीक है। आगे कोमल कोठारी और भी आएंगे जिन्होंने बोरुंदा में रूपायण संस्थान के निदेशक भी रहे और विजयदान देथा इनके सहयोगी रहे, ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, नृत्य नाटक संगीत की शिक्षा का विकास करना, ये अपने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के बारे में। केवल इतना ध्यान में जरूर रख लेना, एक तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संस्थापक जो कोमल कोठारी हैं, दूसरा इसका मुख्यालय जोधपुर है, इसकी स्थापना 1957 में हुई है, 6 सितंबर 1957 में, ठीक है, ये चीज है। दूसरा राजस्थान संगीत संस्थान, ये देखो ये सीधा संगीत संस्थान है, राजस्थान संगीत संस्थान, इसकी जो स्थापना 1950 में की गई, इसकी स्थापना कहाँ की, जयपुर में इसका मुख्यालय है, ठीक है। और इसके जो प्रथम निदेशक थे ब्रह्मानंद गोस्वामी थे, ठीक है। बाद में इसको क्या किया गया, बाद में इसको कॉलेज शिक्षा निदेशालय को सौंप दिया 30 साल बाद, 30 साल बाद चलाने के बाद इसको कॉलेज शिक्षा निदेशालय को क्या किया, सौंप दिया गया। अच्छा, इसमें क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि राज्य में संगीत की शिक्षा में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है, संगीत की शिक्षा में क्या करना जी, वृद्धि करना, ये चीज ध्यान में रखना है। और यहाँ पर संगीत इससे संबंधित देश के जाने माने संगीत जो साहित्यकार हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन होता है। याद रखना है 1950 में राजस्थान संगीत संस्थान 1950 में स्थापित हुई, ठीक है, ये याद रखना है। और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में, 6 सितंबर 1957 में। राजस्थान ललित कला अकादमी, ये देखो ये 1957 के अंदर जयपुर के अंदर मुख्यालय है, राजस्थान ललित कला अकादमी। ये देखो एक चीज ध्यान में रखना, ललित कला, इसमें एक चीज याद रखना है, युवाओं को प्रोत्साहित करना ये कॉमन बात है, राज्य में कला का प्रसार प्रचार करना ये एक कॉमन बात है। इसका मेन उद्देश्य आप याद करना, कलाकारों के स्तर को ऊंचा उठाना। कैसे याद रखोगे, ललित का मतलब होता है माथा, ललित का मतलब होता है माथा हो, ये माथे का मतलब होता है ऊंचा होना, माथे का मतलब क्या होता है, ऊंचा होना, तिलक माथे पर लगता है ना, ये याद रखना। ललित कला अकादमी, तो ललित कला अकादमी का उद्देश्य क्या है, कलाकारों के स्तर को ऊंचा उठाना, ये याद रखना है। 1957 में मुख्यालय इसका जयपुर है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है, इसी भवन के अंदर आधुनिक कला संग्रहालय है, यहाँ पर क्या है, आधुनिक कला संग्रहालय है। यहाँ पर क्या है, आधुनिक कला संग्रहालय है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है मित्रों। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957, मुख्यालय जोधपुर, और जबकि राजस्थान संगीत संस्थान का मुख्यालय
जयपुर में है और 1957 में उसकी स्थापना हुई। ललित कला अकादमी की भी 1957 मुख्यालय जयपुर। रविंद्र मंच सोसाइटी, ये याद रखना है, 15 अगस्त 1963, 15 अगस्त 1963 रविंद्र मंच सोसाइटी, ये जयपुर इसका मुख्यालय है। इसका क्या करना, रंगमंचीय जो गतिविधियां होती है, रंगमंच का मतलब क्या होता है, स्टेज, मंच का मतलब क्या होता है, स्टेज, ठीक है। कलाकारों को क्या करना, स्टेज यानी मंच प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्या करवाना, मंच प्रोवाइड कराना। कलाकारों को क्या करना, मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य है मेन तो, ठीक है, ये याद रखना। तो रंगमंचीय गतिविधियों का उत्साह पूर्वक वृद्धि करना ही इसका क्या उद्देश्य है। दूसरा यहां पर ये चीज ध्यान में रखना है कि रविंद्र मंच सोसाइटी का मुख्यालय जयपुर है और स्थापना 15 अगस्त 1963, ये बहुत बार पूछा गया है, रविंद्र मंच जयपुर में है और मुख्यालय जयपुर में, और ये स्थापना 1963 में, ये चीज ध्यान में रखनी। जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, ये चीज ध्यान में रखना है, 1993 में इसकी स्थापना हुई जयपुर के अंदर। जवाहर कला, जैसे जैसे जवाहर जैसे जयपुर, ठीक है, और स्थापना 1993 में। इसका जो वास्तुकार है ये याद रखना है, चार्ल्स कोरिया है। क्या करना है, इसका वास्तुकार याद रखना है, चार्ल्स कोरिया, वास्तुकार जो इसका चार्ल्स कोरिया है। एक चीज इसका उद्देश्य पूछा जाता है, मोस्ट है ये, इसका उद्देश्य है पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही, पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज कर और उसका संवर्धन करने का उद्देश्य किसका है, जवाहर कला केंद्र का। यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों, ठीक है, ये क्या है, पूछा गया है क्या, कि पारंपरिक एवं विलुप्त होती जा रही कलाओं की खोज कर उनका संरक्षण एवं संवर्धन करने का उद्देश्य किसका है, जवाहर कला केंद्र का है। एक जयपुर कथक केंद्र, जयपुर कथक केंद्र, देखो जयपुर कथक केंद्र यानी मुख्यालय इसका जयपुर सीधा सा है। 1978 में इसका क्या स्थापना हुई, ये चीज ध्यान में, इसका मेन याद रखना, जयपुर कथक केंद्र का जो स्थापना कब हुई है वो 1978 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, कथक, कथक, कथक देखो, शास्त्रीय संगीत की कला एक कथक, कथक का मतलब होता है कथा कहने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कथा कहने वाला। तो जयपुर के जो कथक नृत्य के जयपुर घराने की ना प्राचीन और शास्त्रीय शैली को क्या है, पुनर्जीवित करना, ठीक है, और इसको क्या करना, संपन्न करना है, इसका उद्देश्य क्या है, संपन्न करना। ऐसा उद्देश्य एकमात्र संस्थान का ही है कि कथक नृत्य के जयपुर घराने की प्राचीन एवं शास्त्रीय शैली को क्या करना, पुनर्जीवित करना और उसे क्या करना, संपन्न करना। रंगमंच, रंगमंच क्या है, जयपुर है, रंगमंच क्या है भाई, जयपुर। रविंद्र मंच भी कहाँ है, जयपुर, रंगमंच भी कहाँ है, जयपुर। अच्छा, ये संचालित किसके द्वारा थी मित्रों, ये याद रखना, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर, और इसके द्वारा एक पत्रिका जारी होती है, वो याद रखनी है, सूजस। इसकी पत्रिका कैसे याद रखोगे, अभी बताते हैं। सूजस इसकी पत्रिका है, इसकी सूजस पत्रिका है, किसकी सूजस पत्रिका है, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की। सूचना से सु और जन से जय और संपर्क से स, सु जैसा है, ये शब्द याद रहेगा, ठीक है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की पत्रिका सुजस है मित्रों, ये याद रखना, सूचना से सु, जन से जय और संपर्क से स, ठीक है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि राजस्थान के जितने भी सांस्कृतिक दल है ना, उनके द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम का क्या होता है अभी, आयोजन होता है। राजस्थान के विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्या होता है अभी, आयोजन होता है। भारतीय लोक कला मंडल, मोस्ट इंपोर्टेंट, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, इसका मुख्यालय कहाँ है भी, उदयपुर। देवीलाल सामर, पद्मश्री देवीलाल यानी पद्मश्री मिल चुका है, ये देवीलाल सामर द्वारा स्थापित था 1952 के अंदर, ठीक है, 1952 के अंदर। देवीलाल सामर को कठपुतली का जादूगर कहते हैं। कठपुतली का जादूगर कहते हैं देवीलाल सामर को, ये याद रखना है। देखो,
ये पारंपरिक कलाओं और कठपुतली के संरक्षण के लिए ये जो है इस संस्था का क्या किया गई थी, स्थापना की गई थी। एक यहाँ पर क्या है, लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है यहाँ पर, ये याद रखना है। कैसे याद रहेगा, भारतीय लोक कला मंडल में ही लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल में ही लोक संस्कृति संग्रहालय स्थित है। ठीक है, अब आगे करते हैं नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय। देखो इसका सन याद कैसे करना है, देखो नाट्य विभाग राजस्थान यूनिवर्सिटी है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सहयोग से राजस्थान सरकार ने इस नाट्य विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की 1977 में। 77 में यानी 2 बार 7, 2 बार 7 मतलब 7 7, ऐसे याद रखना है, 7 7। 1977 का मतलब 9 7 7। राजस्थान यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार ने साथ साथ मिलकर इसकी क्या की, स्थापना की। साथ साथ मिलकर क्या की, स्थापना 1977। तो ये याद रखना है। ठीक है, नाटक मंचन के क्षेत्र में देखो, अगर ये यूनिवर्सिटी है तो मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा और डिग्री मिलेंगी। ठीक है, किस क्षेत्र में, नाटक मंचन के क्षेत्र में। ठीक है, यानी इसमें भी प्रॉपर डिग्री और डिप्लोमा होता है। यानी 1977 से पहले अपने राजस्थान में सिखाया जरूर जाता था कल्चर के बारे में, संस्कृति बारे में, नाटक के बारे में, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, यानी इन्होंने अलग से सिलेबस जारी कर दिया। इस यूनिवर्सिटी ने भी इसकी अलग से सिलेबस होगा, इसकी अलग से बुक्स होंगी, यूनिवर्सिटी की किताबें होंगी, और इसके अकॉर्डिंग इनमें पढ़ाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसमें प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, यानी वाद्य यंत्र बजाने सिखाए जाएंगे। इस तरीके से नाटक, रूप सज्जा, मंच मंच तैयार करना, मंच संचालन इत्यादि में इसमें 1 वर्ष में प्रमाण पत्र होता है, 3 वर्ष में डिप्लोमा होता है, और ये डिग्री होती है 4 साल में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 2 वर्ष में डिप्लोमा, 3 वर्ष में डिग्री हो जाती है, ये याद रखना है। ठीक है, डिग्री देता है ये, डिप्लोमा देता है, सर्टिफिकेट देता है। रूपायण संस्थान, रूपायण संस्थान, अब देखो कोमल कोठारी इसके प्रथम निदेशक थे, यानी ये कह सकते हैं कोमल कोठारी इसके क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है, और इनके सहयोगी कौन थे, विजयदान जी देथा थे, विजयदान जी देथा। ठीक है, विजयदान देथा, कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने मिलके काम किया यहाँ पर। दिख है, याद देखो कैसे करना है। इसकी पत्रिका है मरुचक्र, इसकी पत्रिका क्या है, मरुचक्र। कैसे याद करना है मित्रों मरुचक्र को, मरुचक्र जोधपुर में क्या है जी, मरुस्थल है। जोधपुर में क्या है, मरुस्थल है। और देखो इसका मुख्यालय क्या है, इसका मुख्यालय क्या है, बोरुंदा है, याद रखना। कैसे, क्या, बोरुंदा, मुख्यालय इसका बोरुंदा है। अब देखो जो आदमी कोमल होगा वो जोधपुर के मरुस्थल देखकर बोर हो जाएगा और उसको चक्कर आने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएगा, राजस्थान में जो बंदा कोमल होगा, क्या होगा भी, जो बंदा कोमल होगा वो मरुस्थल देख के राजस्थान के बोर हो जाएगा और उसको चक्कर आने लग जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है। रूपायण संस्थान की स्थापना 1960 में, मुख्यालय बोरुंदा जोधपुर में, पत्रिका इसकी है मरुचक्र, ये याद रखना है। पत्रिका इसकी क्या है, मरुचक्र, ये पूछा जाएगा मित्रों। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जो व्यक्ति कोमल होगा वो जोधपुर में मरुस्थल देखकर बोर हो जाएगा और चक्कर आने लग जाएंगे। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, रूपायण संस्था एक सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्था है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्था है, एजुकेशन भी देती है। ये केंद्र और राज्य दोनों से अनुदान प्राप्त होता है। इसको केंद्र और राज्य से क्या होता है भी, दोनों से ही अनुदान प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। रूपायण संस्थान ही ऐसा है जो, रूपायण संस्थान ने राजस्थान के गुड़ला नृत्य को, ठीक है, मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य, ठीक है, उसको इसने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। गुड़ला नृत्य ये एक बार क्या था कि राव सातल, जोधपुर के शासक जोधा के पुत्र राव सातल ने के टाइम में गौरी पूजन कर रही थी।
108 कन्याओं का क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया था। तब गुड़ला खां, गुड़ला खां से युद्ध करके और इसका शीश राव सातल ले आए थे काट कर, भाले में गड़ाकर। उसके बाद से ये शीश जो है, इसको एक, ये छिद्रित मटके में होता है। ये नृत्य किस में होता है, छिद्रित मटके में। छिद्रित मटके में दीपक जलाकर, छिद्रित मटके में दीपक जलाकर नृत्य होता है। ठीक है, तो जो रोशनी होती है वो ऐसे लगती है भी इसमें से सिर में से क्या बह रहा है, रक्त बह रहा है। तो वो ये गुड़ला एक प्रकार से घड़ा है। गुड़ला क्या है, घड़ा है। गुड़ला खां व्यक्ति थे और मटका जो है वो सिर का प्रतीक है। और उसमें से जो दीपक जला देते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता था, ऐसे लगता है भी क्या है, भी गुड़ला खां के शीश में से क्या निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। ठीक है, और ये चीज ध्यान में रखना है मित्रों, ये चीज ध्यान में रखना है। गुड़ला नृत्य, गुड़ला खां के, ये जो घटना हुई थी पूरी गौरी पूजन के समय, महिलाओं को उठा लिया था, कन्याओं को, तो ये राव सातल दोबारा से छुड़वा के ले आए थे। तो आप जानते हो भी राजस्थान के जो शासक थे, गाय और कन्या के लिए प्राणों तक उत्सर्ग करने में आगे रहते थे मित्रों। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इस याद में ये गुड़ला नृत्य किया जाता है। इस गुड़ला नृत्य को रूपायण संस्थान ने क्या दिलाई, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलवाई है, तो रूपायण संस्थान ने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान के जो लोकगीत हैं, कथाएं हैं, भाषा है, ठीक है, इस परंपरागत जो धरोहर की क्या करना, खोज करना, और उसमें क्या करना, उसको क्रमबद्ध संकलित करना। क्रमबद्ध संकलित करने की इसकी क्या है, खोज है। क्रमबद्ध मतलब लिस्टेड। ठीक है, एक क्रम से इसको क्या करना, लिस्ट वाइज तैयार करना, इसका क्या है, उद्देश्य है। ये चीज ध्यान में रखनी है रूपायण संस्थान की। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, अब देखो ये पश्चिमी क्षेत्र केंद्र है भारत के, यानी भारत में कुल कितने इसके केंद्र हैं सांस्कृतिक केंद्र के, भारतीय लेवल पर 7। उन 7 केंद्र में से एक उदयपुर में है, राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान भारत के पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। बागोर की हवेली में यहां पर क्या है भी, उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की मुख्यालय है। एक चीज ध्यान में रखना, 1986 में यहाँ पर स्थापना हुई। ठीक है, भारत के कुल 7 मुख्यालयों में से एक यहाँ पर है पश्चिमी क्षेत्र का। पश्चिमी क्षेत्र का जो मुख्यालय वो राजस्थान में। अच्छा, इसका जो कार्य क्षेत्र है, जो पश्चिमी क्षेत्र के जो जितने भी स्टेट है ना, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, ये पश्चिम क्षेत्र के हैं। तो ये पश्चिमी क्षेत्र जो इतना इसमें क्या है, कार्य क्षेत्र है। इन 4 स्टेट में इसका कार्य क्षेत्र है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के अंदर इसका क्या है, कार्य क्षेत्र है। एक चीज और ध्यान में रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में राजस्थान के कलाकारों को अधिक मंच प्रदान करना इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, राजस्थान में स्थापित है, तो राजस्थान के कलाकारों को अधिक मंच प्रदान करने का इसमें उद्देश्य है। अब देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, इसका मुख्यालय बीकानेर के अंदर है। और ये जनवरी 1983 के अंदर किसकी क्या गई, स्थापना की गई, जनवरी 1983 के अंदर। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा की पत्रिकाएं, पोथियों का प्रकाशन करने का इसका क्या है, उद्देश्य है। और राजस्थान के जितने भी उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उनको क्या करना, पुरस्कृत करना और क्या है, प्रोत्साहित करने का इसका क्या है, उद्देश्य है। क्या, राजस्थान भाषा साहित्य एवं, इसके नाम में उद्देश्य छिपा हुआ है, नाम में ही उद्देश्य है। देखो, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति का कब जाके विकास होगा, जब अपने साहित्यकारों को क्या करेंगे, सम्मान प्रदान करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको अनुदान देंगे, तब। ठीक है, दूसरा पत्रिकाएं क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे, पोथियां प्रकाशित करेंगे, तब। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी, इसका उद्देश्य है। इसकी जो पत्रिका है जागती ज्योत राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, राजस्थानी भाषा में एक जन्म भूम ये पत्रिकाएं हैं। जागती ज्योत मासिक पत्रिका है, ये पूछा जाता है, मासिक पत्रिका
जागती ज्योत है मित्रों, ये याद रखना है। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी की जागती ज्योत और जन्म भूमि क्या है, पत्रिका है। इसका मुख्यालय बीकानेर में है मित्रों। अच्छा, अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार देखो, सूर्यमल मिशन इसका शिखर पुरस्कार है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार है। गणेशी लाल उस्ताद पद्य में दिया जाता है, ये किस में दिया जाता है, पद्य में पुरस्कार दिया जाता है। गणेशी लाल उस्ताद, उस्ताद इनकी एक रचना है, उस्ताद, उस्ताद इनकी क्या एक रचना है, ठीक है। और अपने इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले, गणेशी लाल के बारे में। इनकी रचना थी गैस से गणेश, गैस से गरीब, गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, ठीक है। इनकलाबे तराने इनकी रचना थी, ठीक है, ये याद रखना है। और ये देखते हैं राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार भी देते हैं। बावजी चतुर सिंह अनुवाद, बावजी चतुर सिंह अनुवाद, बावजी चतुर सिंह अनुवाद ये मेवाड़ से थे। चतुर सिंह जी कहां से थे, मेवाड़ से थे, ये याद रखना है, ठीक है। ये एक तो समाज सेवी थे, ये कम उम्र में ही विदुर हो चुके थे, तो इन्होंने समाज के जन जागरण से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी। तो बावजी चतुर सिंह अनुवाद पुरस्कार इनको इस साहित्यिक क्षेत्र में ये भी प्रदान किया जाता है, ये मेवाड़ से चतुर सिंह जी, ठीक है, ये याद रखना। सांवरदैया, सांवरदैया पहली पोथी, पहली पोथी पुरस्कार सांवरदैया है ये। सांवरदैया पहली पोथी पुरस्कार, ये भी एक आधुनिक साहित्यकार थे, ये भी गद्य में रचनाएं लिखते थे मित्रों। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य पुरस्कार, देखो बाल साहित्य पुरस्कार क्यों दिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे काफी पसंद थे, और बच्चों को ये क्या बच्चों के चाचा है नेहरू चाचा, ठीक है, तो ये इसलिए बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भत्तलाल जोशी, भत्तलाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार, ये भी एक साहित्य क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मुरलीधर व्यास कथा सम्मान, मुरलीधर व्यास कथा सम्मान, और शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार, ये प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यासकार राजस्थान के, ठीक है, ये याद रखना है। ये राजस्थानी भाषा के प्रथम उपन्यासकार। इनका जो राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास था, तो इनका जो प्रथम उपन्यास था वो था सुंदर कनक, ठीक है, सुंदर कनक ये था। एक इनकी कहानी थी विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास, तो ये इनकी रचनाएं थी लगभग। ये हमने पहले भी एक बार इनके डिटेल से चर्चा कर चुके हैं शिवचंद्र भरतिया के बारे में। अब देखते हैं राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई 28 जनवरी 1958 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, उदयपुर में, उसका मुख्यालय उदयपुर में। देखो साहित्य अकादमी है तो मतलब साहित्य का विकास करना, साहित्य का क्या है, विकास करना। अच्छा, राजस्थानी साहित्य की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करना इसका क्या है, उद्देश्य है। राजस्थानी साहित्य की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करना ही क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और भी कार्य करती है, प्रकाशन करती है, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। दूसरा, राज्य की जो साहित्यिक संस्थाएं हैं उनको मान्यता कौन प्रदान करता है, ये याद रखना है। राज्य की साहित्यिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का कार्य किसका है, राजस्थान साहित्य अकादमी का काम है। राज्य की साहित्यिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का काम किसका है, राजस्थान साहित्य अकादमी,
28 जनवरी 1958। मुख्यालय इसका क्या है? उदयपुर के अंदर है। ये चीज ध्यान में रखनी है। राजस्थान की साहित्यिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने का कार्य किसका है मित्रों? राजस्थान साहित्य अकादमी। अब देखो ये भी पुरस्कार देती है। इसका सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है। मीरा पुरस्कार, साहित्य अकादमी मीरा पुरस्कार है। अपने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है और प्रथम मीरा पुरस्कार जो मिला है रामानंद तिवारी को मिल चुका है। 2 बार प्राप्त कर चुके हैं ये 2 बार प्राप्त कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ष मीरा पुरस्कार दिया जाता है। तो रामानंद तिवारी जी 2 बार प्राप्त कर चुके हैं। एक बार 62, एक बार 1959-60 में, एक बार 62-63 में, ठीक है। सुधींद्र पुरस्कार, सुधींद्र भी आधुनिक इतिहासकार थे। इनकी जो रचना थी वो अमृत लेख है, ठीक है। अमृत लेख, ये इनकी रचना थी, अमृत लेख। डॉक्टर रांगेय राघव, इनके बारे में भी अपने चर्चा कर चुके हैं। डॉक्टर रांगेय राघव, डॉक्टर रांगेय राघव थे जिनको टी.एन. आचार्य भी कहते हैं। इन्होंने इनका प्रथम उपन्यास था घरौंदा। बाकी इनकी थे मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, ठीक है। तो ये था इनके रचनाएं। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार, कन्हैयालाल सहल नवलगढ़ झुंझुनू से थे। ये कहां से थे? नवलगढ़ झुंझुनू से, कन्हैयालाल सहल। इनकी भी काफी रचनाएं थी। नवलगढ़ झुंझुनू से थे। इनकी भी रचनाएं थी जैसे चौबोली, कन्हैयालाल सहल की पुरस्कार की रचना है। चौबोली कन्हैयालाल सहल की रचना है। और दूसरी राजस्थानी कहावत एक अध्ययन, ये भी इनकी रचना है। तो ये भी इनकी एक रचना है। याद रखना है मधुमती, मधुमती जो है अकादमी की मासिक पत्रिका है। मधुमती, मधुमती जो है वो मासिक पत्रिका है किसकी? राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती, राजस्थान साहित्य अकादमी की मधुमती। अच्छा ठीक है, हमने पहले मरुचक्र पढ़ा था, तो वो किसका था? रूपायण संस्थान का था, बरूंदा जोधपुर में मरुचक्र। मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी की। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में स्थापना हुई 1968 जयपुर, जयपुर में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा इसका उद्देश्य क्या है? आप जानते हो राजस्थान की सबसे ऑथेंटिक पुस्तकें मानी जाती है राजस्थान के हिंदी ग्रंथ अकादमी की। यही किसी पुस्तक पर अगर मोहर लगा दे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो यह माना जाता है कि ये पुस्तक क्या है? बिल्कुल ऑथेंटिक है। यानी जो महाविद्यालय यानी कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की बुक जो होती हैं उनको जो तैयार करता है वो कौन करता है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी करता है, ठीक है, ये याद रखना। यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जो स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो कौन तैयार करता है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। दूसरा, हिंदी भाषा के उन्नयन और विकास करना इसका काम है। अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान का मुख्यालय है टोंक केंद्र। कहाँ है मित्रों? टोंक केंद्र। और इसकी स्थापना जो हुई 1978 के अंदर। इसका जो वर्तमान नाम है मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम शोध संस्थान इसका वर्तमान नाम है। अच्छा इसके अंदर औरंगजेब की पुस्तक है आलमगिरी, औरंगजेब की पुस्तक आलमगिरी, और शाहजहां की पुस्तक है कुरान कमाल, कुरान कमाल। तो ये पुस्तकें जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पढ़ी है। अरबी फारसी शोध संस्थान में औरंगजेब की आलमगिरी और शाहजहां की कुरान कमाल। पूछे कि अरबी फारसी शोध संस्थान का मुख्यालय टोंक के अंदर, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? टोंक के अंदर, ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, वर्तमान नाम मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा कि औरंगजेब की आलमगिरी और शाहजहां की कुरान कमाल पुस्तक कहां पर संग्रहित है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान में पड़ी है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना। इसका मुख्यालय टोंक के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोंक के अंदर है। राजस्थान उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी ये हुई है 12 फरवरी 1979 के अंदर स्थापित, ठीक है, जयपुर के अंदर। एक याद रखना,
राजस्थान हिंदी अकादमी पूछे तो जयपुर, राजस्थान उर्दू अकादमी पूछे तो जयपुर, राजस्थान सिंधी अकादमी पूछे तो जयपुर, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी पूछे तो जयपुर, राजस्थान संस्कृत अकादमी पूछे तो जयपुर। सभी के मुख्यालय कहाँ है? जयपुर है, ये याद रखना। ठीक है, अब याद रखो इसकी जो पत्रिका है नकली स्थान, नकली स्थान इसकी पत्रिका है त्रैमासिक। क्या है नकली स्थान? क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है राजस्थान उर्दू अकादमी की। उर्दू, नकली आदमी को तो समझ ही नहीं आती उर्दू, ठीक है, याद रखना। नकली आदमी को तो उर्दू समझ नहीं आती है, याद रखना। कैसे? नकली स्थान किसकी पत्रिका है? राजस्थान उर्दू अकादमी की। तो नकली आदमी को तो उर्दू समझ ही नहीं आती है, याद रखना। नकली स्थान त्रैमासिक पत्रिका है। राजस्थान सिंधी अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी का मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर के अंदर है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1979 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। इसकी जो रचना है और जिसकी जो पत्रिका है वो सिंधु दूत है। सिंधु दूत, देखो सिंधु दूत में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो ये द्विमासिक पत्रिका है। ये कैसी है? द्विमासिक। ये कैसी पत्रिका है? द्विमासिक। ठीक है, तो सिंधु दूत में 2 अक्षर हैं, सिंधु से सिंधी, अकादमी सिंधु दूत। ठीक है, ये याद रखना, द्विमासिक पत्रिका, ये याद रखना, सिंधु अकादमी। ठीक है भाई, सिंधी अकादमी, राजस्थान सिंधी अकादमी 1979 के अंदर, और सिंधु दूत इसकी पत्रिका भी द्विमासिक है। अब देखो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, इसका जो स्थापना हुई 1986 के अंदर हुई है। जयपुर इसका क्या है? मुख्यालय। अच्छा, इसके द्वारा प्रकाशित पत्रिका, इसके द्वारा जो प्रकाशित पत्रिका है वो ब्रज शत दल। देखो कितने शब्द है इसमें? ब्रज शत दल। इसको मैंने इसीलिए जानबूझ के लिखा है ताकि ये पता लग जाए ये त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी है ये? त्रैमासिक। ये कैसी पत्रिका है मित्रों? त्रैमासिक पत्रिका है, ये याद रखना है। ब्रज शत दल, यह क्या है? एक त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, अब राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी की जो स्थापना हुई वो 1982 के अंदर हुई है, जयपुर के अंदर। ठीक है, और इसकी जो पत्रिका है वो स्वर मंगला है। क्या भी? स्वर मंगला। स्वर मंगला संस्कृत अकादमी की, सहसे संस्कृत सहसे स्वर, सहसे संस्कृत सहसे स्वर, तो स्वर मंगला इसकी पत्रिका है। इसका जो है महाकवि माघ पुरस्कार इसको दिया जाता है इस संस्था की ओर से। महाकवि माघ पुरस्कार। माघ, महाकवि माघ भीनमाल जालोर से थे। ये कहां से थे भी? भीनमाल जालोर से। अच्छा, भीनमाल, भीनमाल से थे, और इनकी रचना थी शिशुपाल वदम, राजा भोज के दरबारी कवि थे। अच्छा, भीनमाल जालोर से एक और थे ब्रह्मगुप्त, जिन्हें भारत का न्यूटन कहते हैं, ब्रह्मगुप्त। इन्होंने लिखा था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। इन्होंने क्या लिखी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ये भीनमाल जालोर से थे, इनको भारत का न्यूटन कहते हैं। ठीक है, भारत का न्यूटन कहते हैं। न्यूटन ने तो बाद में ग्रेविटी का नियम दिया था, जबकि जबकि ब्रह्मगुप्त ने लगभग 600 ईस्वी के आसपास ही ग्रेविटी का नियम दे दिया था मित्रों, ये याद रखना है। ब्रह्मगुप्त सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्मगुप्त जी थे भीनमाल जालोर से। एक अपने लिए गौरव की बात है कि ऐसे, मेरे को एक कभी कभी बड़ी विडंबना लगता है कि इनको भारत का न्यूटन कहा जाता है ना? जबकि उस न्यूटन को इससे संज्ञा देनी चाहिए थी।
है ना, न्यूटन को इससे संज्ञा देनी चाहिए थी, ये ब्रह्मगुप्त है, वहां का ब्रह्मगुप्त है, ऐसे संज्ञा देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मगुप्त गुप्त ने ये सिद्धांत पहले दे दिए मित्रों, है ना, न्यूटन से पहले। ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज याद रखना है। ब्रह्मगुप्त भारत का, न्यूटन, इसको संज्ञा दी गई, जबकि न्यूटन को संज्ञा देनी चाहिए थी कि ये वहां का ब्रह्मगुप्त है। ठीक है, ये याद रखना है। महाकवि माघ पुरस्कार, और देखो आचार्य नवल किशोर कांकर, ये ये जितने भी थे ना जिनके नाम पर ये मिल रहे हैं पुरस्कार, ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, ये क्या है, वेदों से संबंधित ये पुस्तकें लिखते थे, वेदों पर लिखी इन्होंने रचनाएं। आचार्य नवल किशोर कांकर, वेद वेदांग पुरस्कार, वेद पर जो लिखता है पुस्तकें उन पर ये पुरस्कार दिया जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर लिखता है ना जो, यानी पूरे भारतीय स्तर पर संस्कृत पर लिखी पुस्तकों पर ये पुरस्कार दिया जाता है। पंडित पन्नालाल जोशी पुरस्कार, ये भी राजस्थान के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान थे। अंबिका दत्त पुरस्कार और मधुसूदन पुरस्कार, ये भी सारे सारे संस्कृत अकादमी से दिए जाते हैं, ये याद रखना है। भी कौन कौन से हो गए, एक तो माघ पुरस्कार हो गया, और एक अंबिका दत्त हो गया, और एक मधुसूदन मधुसूदन ओझा, और आचार्य नवल किशोर। आचार्य नवल किशोर कांकर, ये चारों के चारों संस्कृत में संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है, और संस्कृत अकादमी का जो पत्रिका है वो स्वर मंगला है। राजस्थान साहित्य परिषद, ये देखो इसका नाम जरूर राजस्थान साहित्य परिषद आ रहा है पर, लेकिन इसका मुख्यालय कलकत्ता में, इसीलिए इसको लेना यहाँ पर जरूरी समझा मैंने। ठीक है, राजस्थान साहित्य परिषद का मुख्यालय राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है, कलकत्ता में, ये याद रखना है। ठीक है, ये भारत का लंदन है ये। ठीक है, राजस्थानी शोध संस्थान, शोध संस्थान देखो, शोध राजस्थानी चारों तरफ होगा तो चौपासीनी, चौपासीनी जोधपुर में क्या होगा, इसका मुख्यालय नारायण सिंह भाटी के प्रयासों से, नारायण सिंह भाटी यानी इसके संस्थापक हैं, ये याद रख सकते हैं। ठीक है, चौपासनी जोधपुर में इसका मुख्यालय, 1955 में स्थापना की किसने, नारायण सिंह भाटी ने। और यहां से जो पत्रिका निकलती थी वो कौन सी पत्रिका थी, पत्रिका थी मित्रों परंपरा। यहाँ पे जो परंपरा प्रकाशित पत्रिका होती थी उसका जो संपादन कौन करते थे, नारायण सिंह भाटी ने। ठीक है, ये वही नारायण सिंह भाटी हैं जिन्होंने क्या कहा था, मिनिक ने समझाओ दोरो है, बरसारा डिगोड़ा डूंगर लांगया, ओलियूं और सांझ, इन्हीं की रचनाएं थी मित्रों, नारायण सिंह भाटी, जिन्होंने राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की चौपासनी जोधपुर में, और परंपरा इनकी पत्रिका थी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान मुनि जिन विजय के प्रयासों से मित्रों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है, ये याद रखना है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। मुख्यालय इसका क्या है, जोधपुर में। ठीक है, मुनि जिन विजय, ये वही मुनि जिन विजय हैं जिन्होंने राजस्थान का बिखरा हुआ इतिहास संग्रहित करके जोधपुर में रखवाया था, जिनके प्रयासों से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की क्या हुई, स्थापना हुई। इन्होंने राठौड़ वंशरी विगत एवं वंशावली लिखा था, और इन्होंने राजस्थान पुरातन प्रबंध लिखा। ठीक है मित्रों, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखो डॉक्टर डी शर्मा के
प्रयास से ये शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। मुख्यालय है बीकानेर के अंदर 1945 में स्थापना की डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा चूरू से थे, ठीक है मित्रों। डॉक्टर दशरथ शर्मा के प्रयासों से शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान, भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान है महाराजा अनूप सिंह द्वारा बीकानेर में स्थापित की गई। भारतीय विद्या मंदिर शोध संस्थान महाराजा अनूप सिंह द्वारा बीकानेर में स्थापित संस्था है। अब आए चारण साहित्य शोध संस्थान। देखो, चारण साहित्य बीकानेर नहीं सोच लेना कहीं पर भी, ठीक है ना, क्योंकि चारण साहित्य बीकानेर से संबंधित था, एलपी टेसिटोरी, लेकिन चारण साहित्य शोध संस्थान अजमेर में है। क्या है अभी? अजमेर में। एक याद रखना, बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट, मुख्यालय इसका कहाँ है? पिलानी झुंझुनू के अंदर है मित्रों। ये मेरा देखा हुआ है, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि ये मेरा देखा हुआ है झुंझुनू के अंदर, पिलानी झुंझुनू में बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट। बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी के अंदर। देखो, पत्रिका है जो मरु भारती, पत्रिका है मरु भारती। कैसे? देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योगपति बिड़ला ग्रुप जो है, बिड़ला ग्रुप का प्राचीन गांव पिलानी है, ठीक है ना। बिड़ला ग्रुप का पैतृक गांव यही है। घनश्याम दास जी बिड़ला यहीं से बिलोंग करते थे, सम्माननीय है, ठीक है। पैतृक गांव पिलानी है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। बिड़ला टेम्पल है सरस्वती का, ये पिलानी के अंदर है, ये याद रखना है। बिड़ला सरस्वती मंदिर, इस मंदिर के अंदर ये सरस्वती माता का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये पिलानी के अंदर, ये झुंझुनू के अंदर, ये मेरा देखा हुआ है, मुझे बड़ी खुशी होती है बताते हुए कि ये पिलानी के अंदर है। और यहाँ पर इनके सभी जो वंशावली है इस मंदिर के ऊपर संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है, संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर है। संगमरमर से निर्मित है और इसमें सरस्वती मंदिर के ऊपर इनके सारे के सारे जितने भी पीढ़ियां हैं, इनके सारी की सारी जो तस्वीरें हैं वो अंकित है, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। मरु भारती कैसे याद रखोगे? बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी झुंझुनू के अंदर है, पिलानी झुंझुनू के अंदर बिड़ला ग्रुप का पैतृक गांव है। बिड़ला के ऊपर अपने देखो, बिड़ला जो थे अपने राजस्थान के अभी भी फेमस उद्योगपति हैं, तो बिड़लाओं के ऊपर अपने राजस्थान का बाहर है भाई, पूरा का पूरा क्या है अभी? बाहर। तो अपना तो मरुभूमि है अपनी, पूरा पूरा राजस्थान कैसी है अभी? मरुभूमि है। तो मरु भारती, बार मरु भारती है किसकी? बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की पत्रिका। मरु भारती किसकी है अभी? बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की। अभी पत्रिकाएं फिर से रिकॉल करते हैं। मरुवाणी आ जाए, सॉरी मरु चक्र आ जाए तो रूपायण संस्थान जोधपुर, परंपरा आ जाए तो राजस्थान शोध संस्थान की, राजस्थान शोध संस्थान, सॉरी हाँ, परंपरा आ जाए तो राजस्थानी शोध संस्थान के मित्रों, ये याद रखें। नखलिस्तान आ जाए तो राजस्थान उर्दू की, स्वरमंगला आ जाए तो राजस्थान संस्कृत अकादमी की, ये याद रखना है। ब्रज शत दल आ जाए तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की है, ठीक है मित्रों। क्या आ जाए? जागती ज्योत और जन्म भूम आ जाए तो राजस्थानी साहित्य, भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी की पत्रिकाएं हैं। अगर मधुमती आ जाए तो राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका है। अगर मरु भारती आ जाए तो बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की है मित्रों, ये याद रखना है। अपने बात करते हैं राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान की, राजस्थान ज्ञानपीठ संस्थान की। देखो, राजस्थान ज्ञानपीठ का मुख्यालय है बीकानेर के अंदर। इसको कैसे याद करना है? राजस्थान में ज्ञान की गंगा बहानी है। कैसे याद करना है? राजस्थानी ज्ञान की गंगा बहानी है, राजस्थान में ज्ञान की गंगा बहानी है, इसकी पत्रिका है राजस्थानी
गंगा, क्या है? राजस्थानी गंगा। अच्छा, राजस्थान प्रचारिणी सभा, ये इसका मुख्यालय जयपुर है। इसका मुख्यालय क्या है? जयपुर है। प्रचार किसका करना है? राजस्थान में मरुवाणी का प्रचार करना है। राजस्थान में मरुवाणी का प्रचार करना है, ये याद रखना है मित्रों, ठीक है। मरुवाणी आ जाए तो राजस्थान प्रचारिणी सभा। अगर बात करें राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन, तो ये सीकर है। ये क्या है भी? सीकर। तो सीकर में क्या है? राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन का मुख्यालय है सीकर में। राजस्थान बाल साहित्य प्रकाशन। राजस्थान साहित्य समिति, अगर आ जाए राजस्थान साहित्य अकादमी तो उदयपुर, राजस्थान साहित्य समिति आ जाए तो बिसाऊ झुंझुनू, और यहां से पत्रिका निकलती है वर्धा। यहां से पत्रिका कौन सी निकलती है? वर्धा। राजस्थान साहित्य समिति बिसाऊ झुंझुनू से, बिसाऊ से निकलती है वर्धा। ये चीज ध्यान में रखनी है। विद्या भवन संस्थान, ये उदयपुर में 1931 में स्थापित हुई, ठीक है, विद्या भवन संस्थान। और हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ उदयपुर के अंदर जनार्दन राय नागर द्वारा स्थापित है। ये हिंदी विद्यापीठ आ जाए तो, हिंदी विद्यापीठ आ जाए तो उदयपुर, और विद्या भवन आ जाए तो उदयपुर, ये याद रखना है। विद्या भवन संस्थान उदयपुर और हिंदी विद्यापीठ आ जाए उदयपुर, दोनों के दोनों। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसको मदरसा ए हुनरी कहते हैं। मदरसा ए हुनरी, हुनर का मतलब होता है टैलेंट, ठीक है। मदरसा मतलब स्कूल, मदरसा ए स्कूल, हुनर का स्कूल यानी टैलेंट का स्कूल है ये, ठीक है। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक है। जयपुर में 1966 में इसकी स्थापना है, ये याद रखना है। राम सिंह द्वारा इसकी स्थापना की थी। जयपुर शासक राम सिंह द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी, ये याद रखना है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी चर्चा आपने पहले की थी शॉर्टकट में, अब इसकी डिटेल से बात करते हैं। राजस्थान अभिलेखागार 55 में स्थापना हुई बीकानेर के अंदर। इसकी शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ का? जयपुर है, उदयपुर है और भरतपुर। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर और कोटा, 5 जगह इसकी क्या है? शाखा है। एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक चीज और कही जाती है कि राजस्थान अभिलेखागार में इतनी ज्यादा सामग्री पड़ी हुई है, राजस्थान अभिलेखागार में इतनी ज्यादा सामग्री पड़ी हुई है, कहते हैं इसको अगर फैला दिया जाए और बिल्कुल लंबाई में फैलाया जाए और इसको नापा जाए तो इसकी लंबाई 5 फुट बन जाए। इसकी लंबाई कितनी बन जाए? 5 फुट। इतनी ज्यादा इसके अंदर सामग्री संकलित की गई है राजस्थान अभिलेखागार में। एक और याद रखना है, राजस्थान अभिलेखागार में कोटा रियासत में जो 300 साल पुराना अभिलेख है हाड़ौती भाषा में लिखा हुआ, वो यहाँ पर संग्रहित है, ये याद रखना है, ठीक है। कोटा रियासत का 300 साल पुराना अभिलेख हाड़ौती भाषा में लिखित, राजस्थान की हाड़ौती बोली में लिखा हुआ है, ठीक है। और याद रखना, राजस्थान की सबसे कठिन बोली है ये हाड़ौती। राजस्थान की सबसे कठिन बोली, राजस्थान की सबसे कठिन बोली है, ठीक है। इसमें याद रखना, ये कोटा रियासत का 300 साल पुराना अभिलेख है। अच्छा, इसकी जो लंबाई है 300 फुट है, 5 लाख फुट इसकी लंबाई बन जाए अगर इसकी सामग्री को अगर फैलाया जाए तो, ठीक है, ये याद रखना है। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, ये 1950 के अंदर स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय जयपुर में, ठीक है। राजस्थान के जितने भी संग्रहालय हैं वो इसके अंडर में होते हैं। ये अपनी जो, देखो, पुरातत्व स्थल की संग्रहालय की क्या करता है? ये स्थापना करता है। पुरातत्विक स्थलों की क्या करता है? खोज करता है, यानी रिसर्च करता है। क्या करता है ये? रिसर्च करता है। रिसर्च करता है तो मतलब, इसका मतलब इसकी पत्रिका क्या है? द रिसर्चर। इसकी पत्रिका क्या है? द रिसर्चर। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की जो पत्रिका है वो द रिसर्चर है। इसका याद रखो कार्य क्या क्या करता है ये? चित्रकला प्रदर्शनी, क्या लगाता है अभी? एग्जीबिशन लगाता है, चित्रकला प्रदर्शनी लगाता है। देखो, पुरातत्व
सामग्री का प्रदर्शन लगाता है, पुरातात्विक सामग्री का प्रदर्शनी लगाता है। यानी कहीं से भी किसी साइट से सामग्रियां प्राप्त होती हैं अगर हजारों हजारों साल पुरानी, तो उसकी एग्जीबिशन लगाता है। चित्रकला की एग्जीबिशन लगाता है, पुरातात्विक सामग्री की एग्जीबिशन लगाता है, ये याद रखना। और मेलों का आयोजन करता है इससे, ठीक है। नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री, यह है नगर श्री, नगर श्री लोक संस्थान, ये है शोध संस्थान है चूरू, ठीक है। 1964 में सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा स्थापित है ये। क्या भी? सुबोध कुमार अग्रवाल द्वारा स्थापित। इसके द्वारा प्रकाशन किया किसका जाता है? देखो, लोक है, नगर श्री लोक, तो राजस्थानी लोक कथा कोश का ये क्या करता है? प्रकाशन करता है। राजस्थानी लोक कथा कोश का क्या करता है भी? प्रकाशन करता है। कौन? नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान। ये चूरू में स्थापित है। चूरू में कहां स्थापित है? नगर श्री लोक संस्कृति शोध संस्थान 1964 में सुबोध कुमार अग्रवाल जी द्वारा स्थापित है। और ये राजस्थानी लोक कथा कोश की क्या करता है भी? ये प्रकाशन करता है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय, ये संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है भी? संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर संग्रिया हनुमानगढ़ के अंदर देखो, एक तो चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, चौधरी चरणदास इत्यादि इतने सारे आदि पर्सन जो है, मतलब बड़े बड़े नेता जो है यहाँ पर इसको देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए आ चुके हैं। स्वामी केशवानंद द्वारा ये स्थापित है। किसके द्वारा मित्रों? स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित है मित्रों। स्वामी केशवानंद द्वारा स्थापित सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है ये, देखो एकमात्र ऐसा है प्रकृति से संबंधित इतिहास संग्रहालय। देखो, प्रकृति मतलब एक तो जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका आगे कैसे विकास क्रम हुआ, इस प्रकार का संग्रहालय एकमात्र प्रदेश के अंदर जो है, जो एकमात्र है ये ऐसा। कैलाश सांखला द्वारा स्थापित है ये। किसके द्वारा स्थापित है मित्रों? मोस्ट इंपोर्टेंट, कैलाश सांखला द्वारा स्थापित है। तो ये याद रखना है। वन्य जीवों की उत्पत्ति और उसके विकास को समझाने का ये जो संग्रहालय है, ये राजस्थान में एकमात्र ऐसा संग्रहालय है। ये जयपुर में इसका मुख्यालय है। और किसकी द्वारा स्थापना हुई? कैलाश जी सांखला द्वारा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल, माणिक्यलाल, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान उदयपुर, ठीक है। और एक इसी के अंदर जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है उदयपुर के अंदर 1983 के अंदर। इसमें क्या है? जनजाति से संबंधित, ठीक है। उदयपुर में क्या है? जनजाति का बाहुल्य है, तो जनजातियों के वस्त्र आभूषण, जनजातियों के वाद्य यंत्र, जनजाति के आभूषण, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र आदि इनको क्या है? संभाल के रखा हुआ, ताकि उनकी जो संस्कृति है उसको क्या करे? संरक्षित किया जा सके। ये जनजाति संग्रहालय है, उदयपुर के अंदर है। किसके अंतर्गत है? माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान के। कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ के अंदर है। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर है, ये याद रखना है। ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। कैसी है भी? पूर्व हड़प्पा कालीन। ये याद, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और 1985-86 में स्थापित हुआ ये संग्रहालय, ये याद रखना है, हनुमानगढ़, ठीक है। कालीबंगा से जो भी उत्खनन हुआ है और जो भी सामग्री निकली है वो यहाँ पर संग्रहित है। डोल म्यूजियम यानी गुड़ियों का संग्रहालय। कैसा भी? इसको कहते हैं गुड़ियों का संग्रहालय। ये जयपुर के अंदर है डोल म्यूजियम, गुड़ियों का संग्रहालय। यहाँ पर 30 से अधिक देशों से, अलग अलग 30 देशों से गुड़ियां जो है, डोल जो है, यहाँ पर लाकर संग्रहित की गई हैं। वो अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये याद रखना है। 30 से अधिक। मुख्यालय इसका जयपुर है और उसकी स्थापना 1979 के अंदर। याद रखना है, भगवानी बाई शेख सरिया ट्रस्ट के द्वारा ये स्थापित है।
भगवानी बाई सेखसरिया ट्रस्ट के द्वारा स्थापित है। एक याद रखना, घड़ियों का संग्रहालय, ये गुड़ियों का संग्रहालय थे, घड़ियों का संग्रहालय। घड़ियों का संग्रहालय कहां पर है? उमेद भवन जोधपुर में। या उमेद पैलेस जोधपुर। इसको छीतर पैलेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भी? छीतर पैलेस। छीतर पत्थर के से निर्मित होने के कारण इसको छीतर पैलेस भी कहते हैं। याद रखना है, घड़ियों का संग्रहालय जोधपुर में है। अगर आज जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार, तो ये जैसलमेर में मित्रों, जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार, ये प्राचीन ताड़पत्रों और कागजी पुस्तकों और ग्रंथों के संग्रहण के लिए जाना जाता है ये, ठीक है, याद रखना है। ताड़पत्र प्राचीन कागजी पुस्तकों और ग्रंथों के संग्रहण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रखना है। श्री बांगड़, श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट। श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय पाली के अंदर 1982 में स्थापित हुआ। यहाँ पर सुगाली माता की प्रतिमा रखी हुई है। सुगाली माता ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुलदेवी। ये वसुंधरा राजे ने रखवाई थी यहाँ पर ये प्रतिमा, सुगाली माता की काली प्रतिमा रखी हुई है यहाँ पर। इसके 10 शीश 58 हाथ है, ठीक है। और दूसरी बात, ये 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है इसको। 1857 की क्रांति की देवी। ठीक है, तो ये 1857 के क्रांतिकारी थे, उनके शक्ति स्रोत थी ये सुगाली माता मित्रों, ये याद रखना है। ये पाली के अंदर श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय। युद्ध संग्रहालय जैसलमेर, युद्ध संग्रहालय जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी भारत का युद्ध संबंधित ऐसा अनूठा एक संग्रहालय है। क्या? ये जैसलमेर में 24 अगस्त 1965 में, ये याद रखना है। 24 अगस्त 1995 में एक, ये देश का पश्चिमी भाग का प्रथम युद्ध संग्रहालय है, ये याद रखना। देश के पश्चिमी भाग का प्रथम युद्ध संग्रहालय है, युद्ध संग्रहालय। श्री सरस्वती पुस्तकालय, ये फतेहपुर सीकर में है, ठीक है, ये याद रखना। ये अलभ्य और दुर्लभ प्राचीन साहित्य, चित्रों और पांडुलिपियों का विशाल संग्रह का अप्रतिम खजाना है मित्रों, ये याद रखना। यहाँ पर अलभ्य और दुर्लभ प्राचीन साहित्य यहाँ पर संग्रहित है मित्रों, ये याद रखना है। एक है भवानी परमानंद राजकीय महाविद्यालय, ये झालावाड़ के अंदर, ये कहा है अभी? झालावाड़ के अंदर। यहाँ पर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन की आंग्ल भाषा के ग्रंथ हैं। आंग्ल भाषा के क्या भी ग्रंथ पढ़े हैं यहाँ पर, ये याद रखना है। आंग्ल भाषा, ठीक है, फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के आंग्ल भाषा के ग्रंथ पढ़े हैं। भवानी परमानंद राजकीय महाविद्यालय पुस्तकालय झालावाड़ में। श्री सरस्वती पुस्तकालय, ये पूछा जा चुका है, ये फतेहपुर सीकर के अंदर में, तो ये याद रखना है। अलभ्य और दुर्लभ प्राचीन साहित्य, चित्रों और पांडुलिपियों का क्या है भी? विशाल संग्रह का अप्रतिम खजाना माना जाता है। और देखो पुस्तक प्रकाश, ये जोधपुर में, पुस्तक प्रकाश ये जोधपुर में महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित है, पुस्तक प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर डोला मारू और श्रीमद् भागवत और मीरा की पदावलियां आदि ग्रंथ संग्रहित है, ये भी फेमस है, ये याद रखना है। मीराबाई की पदावलियां यहाँ पर संग्रहित है, ठीक है। डोला मारू और श्रीमद् भागवत के ग्रंथ आदि यहाँ पर क्या है भी? संग्रहित है, ये याद रखना है, महाराजा मान सिंह।
महाराजा मान सिंह सन्यासी राजा, इसकी रचना तेज मंजरी, जलंधरनाथ चरित्र, ये इनकी रचना थी। ठीक है। पोथी खाना जयपुर, ये देखो महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड द्वारा, 11 नहीं है ये, मान सिंह सेकंड है, ये 1952 के अंदर स्थापित हुआ है। ठीक है, मान सिंह सेकंड द्वारा पोथी खाना जयपुर के अंदर, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पर एक तो याद रखना है, अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषाओं के ग्रंथ है यहाँ पर, तीनों भाषाओं के। देखो अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषाओं के तीनों से संबंधित ग्रंथ है यहाँ पर पोथी खाना में, ये याद रखना। सरस्वती भंडार, सरस्वती भंडार ये उदयपुर के अंदर है। सरस्वती भंडार उदयपुर, मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर के अंदर। यहां पर याद रखना है, राजस्थानी भाषा का रासो साहित्य और सचित्र पांडुलिपियां, सचित्र पांडुलिपियां यहां पर है, सचित्र पांडुलिपियां यहां पर स्थित है। और गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम आ जाए तो बीकानेर, आंख बंद करके महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर, गंगा सिंह। देखो ये तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो के द्वारा स्थापित है, ये याद रखना। ठीक है, इतना ही पूछेगा, गंगा गोल्डन म्यूजियम बीकानेर है। दूसरी बात, अगर आज एक करणी म्यूजियम तो ये गंगा निवास जूनागढ़ किले के अंदर है। किसमें? अभी जूनागढ़ किले में है, ये याद रखना। एक शार्दुल म्यूजियम, ये भी बीकानेर के अंदर है, शार्दुल म्यूजियम। ठीक है, शार्दुल अंतिम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह, उनके नाम पर शार्दुल म्यूजियम। तो करणी, शार्दुल और गंगा तीनों के तीनों कहाँ है? बीकानेर में, ये याद रखना है। राजकीय प्रताप संग्रहालय, राजकीय प्रताप संग्रहालय, ये याद रखना है। प्रताप संग्रहालय, प्रताप से संबंधित जितनी भी डिटेल है वो यही मिलेगी। कर्नल हैचिंसन द्वारा स्थापित था, शंभू सिंह के कार्यकाल में ये स्थापित किया गया। इसका नाम जो 1968 में प्रताप पड़ा है। ठीक है, ये याद रखना है। ये राजकीय प्रताप संग्रहालय उदयपुर के अंदर है, ये याद रखना है। हैचिंसन द्वारा स्थापित है और शंभू सिंह के काल में। एक यहाँ पर क्या फेमस है, साहिबदीन का रसिक प्रिया का जो चित्र है, लघु चित्र यहाँ पर है। कलीला दमना, पंचतंत्र, मुल्ला दो प्याजा आदि पर आधारित तो जो लघु चित्र जो भी है चित्र शैली से संबंधित, वो यहीं पर स्थापित, कहां पर? राजकीय प्रताप संग्रहालय उदयपुर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहिबदीन मेवाड़ के फेमस चित्रकार। ठीक है, रसिक प्रिया का लघु चित्र और कलीला दमना, कलीला और दमना ये कहानी है। ठीक है, पंचतंत्र पर ये भेड़िया और इसके दो भेड़िए होते हैं, उनकी है ये कहानी। ठीक है, उस पर आधारित ये चित्र बने हुए हैं। राजपुताना म्यूजियम, ये मैगजीन किला, अकबर का किला भी कहते हैं, वहां पर स्थापित है ये राजपुताना म्यूजियम अजमेर में। ठीक है, ये 1908 के अंदर स्थापित, 13 अक्टूबर 1908 में मैगजीन किले में चल रहा है ये अजमेर में। इस मैगजीन के किले को क्या कहते हैं? अकबर का किला कहते हैं, अकबर का किला। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको? अकबर का शस्त्रागार। हल्दी घाटी युद्ध से पहले सारे शस्त्र यहीं पे रखे थे इन्होंने, और व्यू रचना भी इसी किले में हुई थी। ठीक है, मैगजीन किले में, ये याद रखना। राजपुताना म्यूजियम मैगजीन किला है अजमेर में, अकबर का किला है। कुतुब खाना, ये अलवर में है। कहां पर है मित्रों? अलवर में। कुतुब खाना, इसको पुस्तकशाला भी कहते हैं, कुतुब खाना भी कहते हैं, दोनों याद रखें। अच्छा, इसका नाम पहले कुतुब खाना था, अब इसका नाम पुस्तकशाला है। ठीक है, ये याद रखना है। ये महाराजा तेज सिंह के काल में, अलवर के शासक तेज सिंह के काल में ये इसकी स्थापना हुई 1840 में। इसका नाम जो ओरिजिनल नाम पड़ा यहाँ पर पुस्तकशाला अलवर, पुस्तकशाला अलवर जो नाम पड़ा ये विनय सिंह के काल में पड़ा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे प्राचीनतम जो पुस्तक है ये याद रखना, वाकयात बाबरी, वाकयात बाबरी यहाँ पर जो तुर्की में लिखी हुई है ये यहाँ पर पड़ी है। एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 इंच की डिबिया पर यहाँ पर
जो छपी हुई है, क्या कुरान छपी हुई है मित्रों, ये याद रखना है। 1 इंच की जो पूरी 1 इंच की स्क्वायर है, यानी 1 इंच चौड़ी और 1 इंच लंबी जो डिब्बी है, उस पर क्या छपी हुई है, कुरान छपी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी छोटी डिब्बी के ऊपर कुरान छपी हुई है मित्रों, ये याद रखना है। कहां पर पड़ी हुई है ये, कुतुब खाना या पुस्तकशाला अलवर में। ठीक है, तेज सिंह के काल में स्थापना, विनय सिंह के काल में इसका पुस्तकशाला अलवर नाम पड़ा। ठीक है, ये याद रखना है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ये केंद्रीय संग्रहालय है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम प्रिंस अल्बर्ट द्वारा स्थापित है ये। ठीक है, राम सिंह सेकंड के काल में, जयपुर शासक राम सिंह सेकंड के काल में प्रिंस अल्बर्ट द्वारा ये बनवाया गया। ठीक है, और ये उसके बाद 10 साल बाद ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। पब्लिक के लिए 10 साल बाद खोला गया, ये याद रखना है, 1886 में। ठीक है, यहाँ पर ये केंद्रीय संग्रहालय, इसका मुख्यालय जयपुर है। ये एडवर्ड बेडफोर्ड ने, ये बेडफोर्ड जरूर है लेकिन जनता के लिए अच्छा हुआ, बेडफोर्ड इसका नाम है, इसने जनता के लिए इसको 1886 में खोला। यहाँ पर एक प्राचीन काल की मिस्र की मम्मी रखी हुई है। ये तूतू नामक की महिला की है रचना। ये किसकी है, ये तूतू नामक की 55 साल की महिला की मम्मी है। मम्मी मतलब ये शव है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। ये मिस्र की प्राचीन कालीन मम्मी रखी हुई है तूतू नामक 55 साल की महिला की। ठीक है, ये राज पुरोहितों के परिवार की महिला है, तूतू उसकी है ये चीज ध्यान में रखनी है मित्रों। जैसलमेर संग्रहालय, जैसलमेर से ये सिर्फ एक ही चीज के कारण जाना जाता है, जैसलमेर संग्रहालय। अगर पूछा जाए राजस्थान में सबसे अधिक प्राचीन वस्तुओं का संग्राहक कौन है, तो जैसलमेर संग्रहालय है। इतना याद रखना है, क्योंकि लूणी नदी घाटी है, लूणी नदी घाटी के ताम्रयुगीन जितनी भी सामग्रियां यहां पर रखी हुई है। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। यहाँ पर प्राप्त जीवाश्म, शिलालेख, पाषाणकालीन उपकरण, ये सारे के सारे यहीं पर है। ये लूणी नदी घाटी के है, ये याद रखना है, ये पाषाणकालीन है। और सबसे प्राचीन सामग्रियों का संग्राहक के रूप में कौन जाना जाता है, जैसलमेर संग्रहालय है, जैसलमेर जाना जाता है मित्रों। एक सिटी पैलेस म्यूजियम, एक सिटी पैलेस उदयपुर के अंदर है, एक सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर में है। सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर, इसकी स्थापना 1959 में महाराजा सवाई सेकंड द्वारा हुई, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड। ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। मान सिंह सेकंड 1959 में, इस समय तो जय सिंह थे ही नहीं, 1959 के अंदर मान सिंह सेकंड थे, ये याद रखना है। इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, मान सिंह सेकंड संग्रहालय है। इसका नाम क्या है, मान सिंह सेकंड संग्रहालय। एक तो चीज ये किस कारण से जाना जाता है, एक तो यहाँ पर माधो सिंह प्रथम के यहाँ पर वस्त्र रखे हुए हैं, गाउन और पाजामा है, बहुत बड़ा है। इसको देखकर विश्व में आश्चर्यचकित हो जाते हैं लोग, देखकर इसको भी, ये कैसे व्यक्ति होंगे, कितना बड़ा शरीर था इनका। एक दूसरी बात, इनके 2 चांदी के बने हुए बड़े बड़े जार रखे हुए हैं, जिनको ये लंदन लेके गए थे अपने साथ माधो सिंह जी। ठीक है, ये याद रखना है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये इसके कारण सिटी पैलेस म्यूजियम जयपुर जाना जाता है, जो कि मान सिंह सेकंड द्वारा, सवाई महाराजा मान सिंह सेकंड द्वारा स्थापित है 1959 के अंदर। किस किस के कारण, एक तो माधो सिंह के गाउन और पाजामा यहाँ पे रखा हुआ है, बहुत बड़े हैं, ये विशाल है इसलिए। और दूसरे चांदी के 2 बहुत बड़े बर्तन हैं वो रखे हुए हैं, जिसको पानी लेके गए थे, गंगा जल अपने साथ लेके गए थे, उसके लिए फेमस है। दूसरी बात, सिटी पैलेस म्यूजियम एक उदयपुर का, एक सिटी पैलेस म्यूजियम है उदयपुर का। इसका निर्माण भगवत सिंह ने करवाया। किसने करवाया मित्रों, भगवंत सिंह ने। याद रखना, यहाँ पे हल्दी घाटी, चेतक और प्रताप कक्ष है। कौन कौन से कक्ष हैं, चेतक, हल्दी घाटी। सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर के अंदर चेतक, प्रताप और हल्दी घाटी कक्ष हैं। यहाँ पर राणा सांगा द्वारा बाबर से हड़पे के वजी के बाजे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वजी के बाजे बाबर से हड़पे के सांगा द्वारा कहां पर रखे हुए, तो सिटी पैलेस उदयपुर में रखे गए। सिटी पैलेस उदयपुर, सिटी पैलेस जयपुर का निर्माण
सवाई मान सिंह सेकंड द्वारा 1959 में, और सवाई इधर सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर का निर्माण महाराणा भगवंत सिंह द्वारा करवाया गया। शार्दुल खेल विद्यालय, शार्दुल खेल विद्यालय मित्रों ये कहां पर है, ये बीकानेर के अंदर है। शार्दुल सिंह, शार्दुल नाम के राजा बीकानेर की फेमस है बीकानेर, ठीक है मित्रों, ये याद रखना है। अब आपसे पूछे राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, तो भी ये बीकानेर है मित्रों, ठीक है। अगर आपसे पूछे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वो अजमेर में है, ठीक है, ये याद रखना है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तो बीकानेर 1957 में स्थापना हुई। अगर पूछे राजस्थान राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो वो अजमेर के अंदर है। अगर आगे ये आ गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद आ जाए, तो वो उदयपुर में है। अगर आ जाए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद आ जाए, तो ये उदयपुर। अगर आ जाए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, तो है बीकानेर, इतना याद रखना है। अब आ जाए राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान, जैसे एनसीईआरटी है वैसे ठीक है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 में हुई, और मुख्यालय कहां पर है मित्रों, उदयपुर के अंदर है, ठीक है मित्रों। और अगर आगे तीरंदाजी खेल अकादमी, तो मित्रों उदयपुर में, ये याद रखना, तीरंदाजी खेल अकादमी उदयपुर में जनजाति संबंधित है। ये जनजाति क्षेत्र के युवाओं को तीरंदाजी में प्रशिक्षण, यानी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए है। और पूछे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो ये कहां पर है मित्रों, इसकी स्थापना हुई 1957 में, जो कि इसका मुख्यालय कहां पर है, अजमेर के अंदर है, ये याद रखना है। अगर ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाए तो अजमेर, अगर आ जाए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आ जाए, तो बीकानेर, ये आ जाए बीकानेर, ठीक है। अगर आ जाए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आ जाए, तो बीकानेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आ जाए, तो अजमेर मित्रों, इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी। अगर आ जाए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो उदयपुर। अगर आ जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो वो उदयपुर। अगर आ जाए राजस्थान माध्यमिक अगर आ जाए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो उदयपुर, ये पास पास में मैंने लिख दिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद उदयपुर, और राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, तो बीकानेर मित्रों, इतना ध्यान में रखना है। तो ठीक है मित्रों, संस्थान से संबंधित, राजस्थान की कल्चर से संबंधित ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। इसमें हमने 10 से 12 क्लासेज आपको दिए कम से कम मित्रों। ये सारी की सारी क्लासेज आप देखिए, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब इसकी प्रश्नोत्तरी हम लेके आएंगे मित्रों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और इसको पढ़ाने में मेरे को भी आनंद आया, और आपको भी पढ़ने में आनंद आएगा। इसकी क्लासेज आप कंटिन्यू देखिए सारी की सारी, ताकि आपको हर एक परीक्षा के अंदर क्या रहे, उपयोगी रहे मित्रों। ये डेटा आपके लिए अब तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि आपके क्या है, हमेशा देखने काम आए। और आगे की क्लासेस के लिए, आगे किन टॉपिक्स पर हम क्लासेस लेकर आए, वो आप हमें कमेंट के अंदर बताइए मित्रों, और ताकि हम उनको प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाएं। और तब तक के लिए मित्रों, आपके दोस्त को दीजिए अलविदा। और ठीक है मित्रों, धन्यवाद।